नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास खंड से बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। डी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे, महाबोधि मंदिर बोध गया में है, तो ये विकल्प होगा नहीं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, इसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। तो इस तरह देखा जाए तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और ये बोध गया में महाबोधि मंदिर के बारे में पूछ रहा है। यदि आपको ये भी नहीं मालूम होता कि महाबोधि मंदिर इनके ज्ञान स्थल पे बनाया गया है, तब भी आप आसानी से बता देते कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, महाबोधि मंदिर को बोध गया में बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ता है, तब गौतम बुद्ध को एक भगवान का दर्जा मिलता है महायान धारा के तहत। और हीनयान और महायान में जो बंटवारा होता है, ये चौथे बौद्ध संगति के समय होता है, और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में होता है कनिष्क के शासनकाल में। तो पहला विकल्प है अशोक, दूसरा विकल्प है कनिष्क, तीसरा विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चौथा विकल्प है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अब देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वैशाली में थी। तो विकल्प दिया है ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। तो आंसर हो जाएगा ए वैशाली। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है वो शुरू में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों जगह मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है उसका नाम है भगवती सूत्र। हालांकि दोनों के महाजनपदों के नाम में थोड़ा बहुत अंतर है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद थे वो थे अंग, वज्र, मगध। ये तीनों बिहार प्रदेश में पड़ते थे। अंग जो महाजनपद था उसका क्षेत्र वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। वज्जी महासंघ जो था ये वैशाली एवं उत्तर बिहार के क्षेत्र को समाहित करता था, और ये 8 कुलों का संघ हुआ करता था। मगध महाजनपद के तहत आता था, और मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी राजगिरी या गिरिव्रज। अगला था मल्ल। मल्ल महाजनपद का जो क्षेत्र था वह था देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, और इसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा या कुशावती। इसे कुशावती भी कहा जाता था। इसके बाद है काशी। जो काशी महाजनपद था ये बनारस के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। एक चेदी महाजनपद था, इसका क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, और इसकी राजधानी जो थी वो थी शक्तिमती। कोसल महाजनपद या अयोध्या गोंडा वाला क्षेत्र है, इसीलिए प्रभु राम को कौशलपति भी कहा जाता है। कोसल क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स महाजनपद का जो क्षेत्र हुआ करता था वह इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र को समाहित किए हुए था, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांडव और कौरव इसी क्षेत्र से संबंधित थे। अगला है पंचाल। पंचाल भी 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी कांपिल्य, और इसका जो क्षेत्र हुआ करता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद एक महाजनपद था सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य का क्षेत्र था वही जयपुर के आसपास का क्षेत्र, और इसकी राजधानी हुआ करती थी
विराटनगर। फिर अगला है अवंत। जो अवंत का क्षेत्र था वह मालवा का क्षेत्र था और अवंत की भी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक उज्जैन और दूसरा महिष्मति। बाहुबली मूवी में आपने महिष्मति का नाम सुना होगा। अगला काम्बोज और गंधार, ये अब दोनों पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। काम्बोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक और गंधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और जहां चाणक्य अध्यापन का कार्य करते थे। अगला है अस्मक। ये अस्मक दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट पर, और इसकी राजधानी हुआ करती थी पोतन या पोटली। तो इस तरह देखा जाए तो जो 16 महाजनपद हैं, इसमें से 3 बिहार में थे, अब 2 पाकिस्तान में हैं और केवल 1 दक्षिण भारत में था। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। उम्मीद है इसके बाद आप महाजनपद से यदि कोई भी प्रश्न पूछता है आप उसको करने में समर्थ होंगे। जनरली महाजनपद से ये प्रश्न किया जाता है कि इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है और कितने महाजनपद बिहार में थे, और किसी जनपद का नाम लिखकर पूछेगा इसकी राजधानी कहाँ थी। तो मेरे ख्याल से आप सारे प्रश्न करने में समर्थ होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने की थी। ये ध्यान दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि कुमार गुप्त 5वीं शताब्दी में राजा बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, यानी कि ये गुप्त वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश सी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मध्यकाल में मनसब एक पद हुआ करता था। इसकी शुरुआत मुगल काल में की गई। मनसब को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखना अनिवार्य होता था, इससे सैनिकों की भर्ती में सुगमता या आसानी हुई। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों की भर्ती आसानी से करने हेतु। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही बात है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसका पतन हो जाता है, तो ये सही है। आर, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और रीजन इसका बता रहा है कि क्यों इसका पतन हुआ, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ये बात सही है कि राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, लेकिन रीजन ये नहीं था, रीजन बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। तो दोनों कथन ए और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में से निम्नलिखित में कौन सही है? ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल गलत है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल यही सही होगा। सी, ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं होगा क्योंकि दोनों सही हैं। ए गलत है परंतु आर सही है, ए भी नहीं होगा क्योंकि ए भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में? अब देखिए, जो मगध साम्राज्य है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी स्थापना बिंबिसार ने, और बिंबिसार ने ही इसे उत्कर्ष पे पहुंचा दिया था। और बिंबिसार का जो समय था 6वीं ईसा पूर्व था, यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। तो पहला विकल्प है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, नहीं होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, बिल्कुल सही है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी, नहीं होगा। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ध्यान दीजिए, सबसे पहले महाभारत का भी उल्लेख ले लें तो बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश,
उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। तो नंद वंश के बाद पूछ रहा है, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसी के समय सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है और इसे ही हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो आंसर हो जाएगा ए मौर्य। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। अब देखिए, ए भास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त, डी अश्वघोष। तो यहाँ पे देखिए विशाख आंसर होंगे। विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा है मुद्रा राक्षस, बहुत फेमस नाटक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शासन प्राप्त करने की कथा है, विशेष रूप से चाणक्य के कूटनीति की। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, यानी कि निम्न कुल का। तो आंसर हो जाएगा सी विशाख दत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। आप देखिए, सिकंदर महान घनानंद के समय भारत पे आक्रमण करता है और सिकंदर महान से 327 ईसा पूर्व में। तो जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है उस समय मगध पर जो राजा होता है वो होता है घनानंद। तो पहला विकल्प है महापद्मनंद, नहीं ये राजा नहीं होता है, इसने नंद वंश की स्थापना की होती है। बी घनानंद, घनानंद को घननंद भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी वाला सही होगा। सी सुकल्प, ये भी नहीं होगा। डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय था, इसका काल भी वही समय है, लेकिन 327 ईसा पूर्व में ये अभी राजा नहीं बना था। ये लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास राजा बनता है। ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी घननंद या घनानंद। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का जो महल बना था वह बड़ा भव्य था और इसका उल्लेख मेगास्थनीज करता है। और ये जो भवन था यह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। अष्टप्रधान का तात्पर्य है 8 प्रमुख अधिकारी। इसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, सुमंत हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे और पंडित राव हुआ करते थे। इनका काम होता था राजा को परामर्श देना, यानी कि शिवाजी को परामर्श देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शिवाजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोला में सलेखना ली थी, और जो श्रवण बेलागोला है ये उत्तरी कर्नाटक में है। इसी में यह भी उल्लेख है कि उसने अपने ही प्रदेश में सलेखना ली थी। तो इस तरह देखा जाए तो जो श्रवण बेलागोला है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही क्षेत्र में आता था। और विभिन्न अभिलेखों से भी यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह उत्तरी कर्नाटक तक था, जिसमें दक्कन भी शामिल था। अशोक ने कलिंग का विजय किया था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका आंसर है सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसी शिलालेख पर यह बताया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल, ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने करवाई थी। तो इस तरह देखा जाए तो इस क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बात को स्वीकार की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान में भी मिले हुए हैं, बिहार में तो है ही। अशोक ने कलिंग की विजय, कलिंग को जीता था, यह सर्वविदित है। इसी के बाद यह बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा झुकता है, लेकिन श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं था, या उसके विभिन्न अभिलेखों से भी पता चलता है। उसने अपने
एक पुत्र और एक पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हम लोगों ने कई बार डिस्कशन कर लिया है। भारत में 4 बौद्ध सभा हुई है। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पटना में और चौथी कुंडल वन में। राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में होता है, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में होता है और पटना में अशोक के शासनकाल में होता है। तो ये अशोक से ही पूछ रहा है, तो अशोक के शासनकाल में पटना में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था लगभग 255 ईसा पूर्व में। तो विकल्प है ए मगध, नहीं होगा, बी पाटलिपुत्र, सही है, सी समस्तीपुर, नहीं होगा, डी राजगृह में पहला होता है और पाटलिपुत्र में तीसरा। तो पहला ये अजातशत्रु के समय होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। जो अशोक शिलालेख हैं वो मुख्यतः प्राकृत भाषा में है। कुछ शिलालेख जो अफगानिस्तान से भी पश्चिम में मिले हैं उस पर यूनानी भाषा का उल्लेख है या वहां की कहिए स्थानीय भाषा का उल्लेख है, लेकिन जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर अभिलेख मिले हैं उसमें प्राकृत भाषा का ही उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? जो अशोक के शिलालेख हैं उसे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है और खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। यह प्रश्न इसी संदर्भ में था, तो इसका विकल्प देखते हैं। ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी, डी नंद नागरी। तो ये सी इसका आंसर सही हो जाएगा, खरोष्ठी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति तथा अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, जो धर्म का मूल संदेश था उसमें अहिंसा तो था ही, शांति व्यवस्था रहेगी, बड़ों का सम्मान था ही, धार्मिक सहनशीलता तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अशोक धार्मिक सहनशीलता थी ही। तो इस तरह देखा जाए तो ये सभी विकल्प लगभग सही हो रहे हैं। अगर राजा के प्रति वफादारी को छोड़ भी दिया जाए तो ये धर्म के तो 3 मूल तत्व हैं, बी सी डी, तो 2 से ज्यादा सही हो रहा है, तो इसका विकल्प ई होगा। तो आंसर हो जाएगा ई, 2 या 2 से अधिक विकल्प। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। एक ही अभिलेख मिला है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई का स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक विभिन्न शिलालेखों में अशोक को देवनाम पिय या देवनाम पियदस्सी से संबोधित किया गया है। तो इस तरह देखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से जैसे कि चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी सही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। राज्य के 7 अंगों के बारे में बात की गई है और ये 7 अंग हैं राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड एवं मित्र। इसके अलावा इसमें राजस्व के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें कौटिल्य ने कहा है राजा को अपनी प्रजा से उसी तरह टैक्स वसूलना चाहिए जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। विदेश नीति के बारे में भी इसमें चर्चा है। इसमें मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बारे में चर्चा है और उनके साथ कैसे संबंध होने चाहिए इसके बारे में चर्चा है। तो इस तरह देखा जाए जो कौटिल्य या चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है या मूलतः राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक है, लेकिन इसमें आर्थिक और विदेश नीति की भी चर्चा है। अब विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसमें देखा जाए इसमें एक से ज्यादा विकल्प सही हो रहे हैं, लेकिन इसमें 5वां विकल्प नहीं है। पुराना प्रश्न है, अगर 5वां विकल्प होता इनमें से कोई नहीं या 2 से अधिक
तो वही आंसर होता। लेकिन इन चारों में जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो है बी, राजनीतिक नीतियां, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए, आर्थिक संबंध, बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, सी, विदेश नीति, डी, धन संचय। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हम लोगों ने पिछले ही प्रश्न में इसकी चर्चा की है, तो इस तरह देखा जाए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6, 7। मेगास्थनीज से संबंधित एक प्रश्न में हम लोगों ने इस पर गंभीर चर्चा की थी, व्यापक चर्चा की थी, और उसमें मैंने बताया था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा कारीगर, चौथा पशुपालक, पांचवा योद्धा या सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। इसने यह भी कहा था कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है, जबकि उस समय भारत में दास प्रथा प्रचलित हुआ करती थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। लेकिन भारत की जो दास प्रथा हुआ करती थी वह पश्चिम के दास प्रथा से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। संभवतः यही कारण था कि मेगास्थनीज को ऐसा लगा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प है डी 7, यानी कि आंसर हो जाएगा 7 डी। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक, शिलालेख। तो ये प्रश्न देखा जाए कि ये भी पुराना प्रश्न है। यदि ये नया प्रश्न होता, विकल्प ई भी होता, तो अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इंडिका में तो है ही, तो ये भी विकल्प ई ही सही होता। लेकिन यहाँ पे अगर सबसे बेहतरीन आंसर चुनना है तो हम इंडिका को चुनेंगे और उसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।